नमस्कार, आप सभी का फिर से आपका स्वागत है। रीट मेन भर्ती परीक्षा की तैयारी के अंदर 10,000 प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। और शैक्षिक परिदृश्य का एक और पॉइंट आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं, जो इसमें है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम। इस वाली कक्षा के अंदर हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं कि जो राजस्थान के जो आरटी 2009 के तहत जो हमने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम बनाया था, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, और हमने हर एक उस पॉइंट को इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देर के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग जो है ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने इस कोर्स कवर करके जल्दी से एक बार आप अगर आप क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और सभी को एक बार क्लास से जोड़ दें, ताकि हम लोग इस क्लास के अंदर जो है जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम सीख पाए। चलिए, आपकी स्क्रीन पे आज की कक्षा का पहला प्रश्न है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब अधिसूचित किया गया। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए जी, ये नियम आपके सामने है, उसके अंदर इसको अधिसूचित कब किया गया था। अधिसूचित का मतलब है उसको कब लागू किया गया था। तो इसके अंदर जो हमें पता है कि इसके अंदर 29 मार्च 2011 के दिन इस अधि को जारी किया गया था। और ये आपके आरटी 2009 के अंदर के ऊपर ही इसको विकसित किया गया था। आगे देखेंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। एक बार सभी आप एक बार सभी जुड़ जाएं, तो हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को आवाज ठीक से आएगी। हाँ, चलिए आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है। राजस्थान रीट नियम 2011 में कुल कितने भाग और नियम है। राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कुल कितने भाग और नियम है। तो इसके अंदर आपको बताना कितने भाग और नियम है, तो हमें पता है इसके अंदर कितने भाग है। इसके अंदर आपके 10 भाग और 29 नियम इसके अंदर है आपके। अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान रीट नियम 2000 राजस्थान आरटीई नियम 2011 के किस नियम के तहत विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर है किस नियम के तहत जो है वो उसके अंदर एसएमसी के गठन का प्रावधान है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, चलो क्लास में जुड़ गए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। और उसके बाद में आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो इसके अंदर हो जाएगा कि हमारी कौन सी के तहत जो है आता है। तो आपको एक बार क्या करना है, सारे सारे जितने भी भाग है और नियम उनको एक बार से आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो इसके अंदर, क्योंकि आरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जानकारी सारी लर्न हो जाती है, उसके बाद में छोटी मोटी डिटेल है उनको आप जो है इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर हमारा। तो इसके अंदर जगह हमारा नियम 3 के अंतर्गत जो है आपके एसएमसी के गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। तो संरचना के बारे में किसमें कहा है, आपके नियम 3 के अंदर। नियम 3 विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एवं कार्यों को परिभाषित कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में माता पिता यानी अभिभावकों का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में माता पिता या अभिभावकों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर आना चाहिए इसका। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। आप लोग जो क्लास को लाइव देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते कि आपका प्रश्न जो सही था या गलत था। कमेंट करने से आपको पता चलता है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने जो है गलत किए। देखिए, तो अगला हो जाएगा, इसका हो जाएगा 75% जो है एसएमसी के अंदर सदस्य में जो है अभिभावक होने चाहिए, यानी कि 3/4। अगला देखेंगे। एसएमसी की कार्यकारी समिति में कुल सदस्यों में कम से कम कितनी महिलाएं होनी आवश्यक है। कितना प्रतिशत महिलाओं का जो है हिस्सा होना आवश्यक है। एसएमसी के अंदर हमें पहले पता है कि जो अभिभावक होंगे वो तो कितना के 75% होंगे, और महिलाओं के लिए कितना आरक्षित सीट है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा आपकी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें इसके अंदर है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान रीट नियमों के अनुसार विद्यालय विकास योजना एसडीपी कितने वर्ष के लिए तैयार की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कमेटी 2 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर जो विकास की योजनाएं बनाई जाती है वो कितने साल के लिए बनाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने साल के लिए बनाई जाती है। बिल्कुल, तो कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए ये योजनाएं बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ही सरल प्रश्न है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जब आरटी
2009 पढ़ा था तब भी उसके बारे में पढ़ा था, और 8वीं 2009 के अंदर जो प्रावधान है वो इसके अंदर सेम है। तो हमें पता कौन हो जाएगा इसके अंदर, अभिभावक सदस्यों में चुना गया कोई एक, है ना। निर्वाचित रूप से जो हम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, 11 लोग जो निर्वाचित होते हैं अभिभावक, वही अभिभावक अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जो आगे जाकर क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। आगे देखेंगे, राजस्थान 8वीं नियम 2011 के तहत दुर्लभ वर्ग के बालकों को क्या तात्पर्य है। हमको बताना है कि यहाँ पे जो शब्द हमने यूज किया है विकर सेक्शन, उसके अंदर जो दुर्बल नहीं, दुर्बल बच्चों से क्या मतलब है, विकर जो नहीं, दुर्बल बच्चों से क्या मतलब है, किन बच्चों को दुर्बल की श्रेणी में लिखा जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन पड़ेंगे, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वहां पे, और अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है वो, या अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए तक है उनको। तो इसके अंदर क्या उत्तर जाएगा, जिनकी जो आय है वो कितनी है, 2.5 लाख से कम है, चाहे वो बीपीएल में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, फिर भी क्या हो जाएंगे, बीपीएल में आने का एक अलग क्राइटेरिया होता है, और वहीं पे जो है इसके अंदर अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो आपके दुर्बल बालक के वर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, निजी विद्यालय में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान राजस्थान आरटीई नियम के किस भाग में वर्णित है। आपको बताना है, राजस्थान का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंदर किस भाग के अंदर से 25% सीटों के बारे में कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, क्या कमेंट हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर हमें पता है कि कौन से के अंदर है, भाग 4 के अंदर, जहाँ पे हमें बताया कि विद्यालय के अंदर शिक्षकों का उत्तरदायित्व, विद्यालय और शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व बताया गया है, उसी उत्तरदायित्व के अंदर ये बताया गया है कि वहाँ पे जो है 25% जो है प्रवेश का जो आरटीई के तहत होगा, यानी कि अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे 25% आरटीई के तहत पढ़ते हैं। ये 25% किसका 25% होता है, यानी कि प्राथमिक यानी पहली कक्षा के अंदर जो बच्चे का नामांकन है, उस नामांकन संख्या का 25% उस साल के लिए। अगले साल जो वो आगे चले जाते हैं और वो 8 क्लास तक वो आरटीई के तहत ही पढ़ते हैं। लेकिन जो पहली कक्षा के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर अगर 20 बच्चे हैं तो उनमें से 5 बच्चे क्या होंगे, आरटीई के तहत वहां पर आएंगे। ठीक, आगे देखेंगे, राजस्थान आरटीई नियमों के अनुसार मान्यता विद्यालय में प्रवेश किस आधार पर किया जाएगा। आपको बताना है कि जो आरटीई के अंदर सिलेक्शन होगा, है ना, आरटीई के तहत जो सिलेक्शन होगा, उसके अंदर आपको बताना है कि बच्चे का जो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, प्रवेश परीक्षा के आधार पर, पहले पहले भाव के आधार पर, माता पिता की शैक्षिक योग्यता के आधार पर, या लॉटरी सिस्टम के आधार पर, है ना। किसके आधार पर होता है, ये अगर आवेदन अधिक है, मान लीजिए अगर मुझे 5 एडमिशन देने हैं और वहां पे 20 आवेदन आए हैं, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वहां पे लॉटरी सिस्टम को उपयोग किया जाता है, और इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका कि आरटीई के तहत 25% सीटों पर प्रवेश के लिए लॉटरी द्वारा लॉटरी पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, देखेंगे, विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो हर महीने होती है ना, लेकिन पूछिए कि मिनिमम कितनी बार होनी चाहिए, मिनिमम इन्होंने पूछा है। तो मिनिमम को आपको ध्यान रखना है, मिनिमम का मतलब होता है कि अगर किसी कारणवश से हो नहीं पाई, ज्यादा बारिश हो रही थी या किसी वजह से नहीं हो पाई, तो 1 महीने को स्किप कर सकते हैं, 2 महीने कर सकते हो, बताइए कितने महीने को आप स्किप कर सकते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 3 महीने में 1 बार, और जो है साल में 4 मीटिंग्स जो है होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो एसएमसी होती है वो स्तर के अनुसार हमारे जो है शैक्षणिक स्तर के अनुसार चलती है, सत्र के अनुसार, सॉरी, शैक्षणिक स्तर के अनुसार चलती है, तो सत्र के अंदर जो है बैठकें होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए आपके, कम से कम जो है साल में 4 होनी चाहिए, एक शैक्षणिक स्तर के अंदर केवल 10 महीने स्कूल चलता है, तो उसके अनुसार वो आपके मीटिंग्स हो जाएगी। देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, एसएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है। आपको ये बताना है कि किस दिवस के दिन जो है इसकी बैठक जो है आयोजित की जाती है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, रविवार के दिन, और माह के अंतिम शनिवार के दिन। हम सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो है सांस्कृतिक वजहों से पूर्णिमा के दिन लोग, सॉरी, अमावस्या के दिन लोग काम काज नहीं करते हैं। मजदूर वर्ग हो गया, या जो व्यवसायिक लोग होते हैं, वो अमावस्या के दिन जो है वो छुट्टी रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोग ज्यादा फ्री रहते हैं, और उस दिन जो है वो स्कूल आ सकते हैं। संडे के दिन स्कूल बंद रहता है, इसलिए नहीं रख सकते, और उसी वजह जो है अमावस्या के दिन रखते हैं, ताकि उस दिन स्कूल भी खुलता है। अगर छुट्टी होती है तो उसके अगले दिन जो है, अगले कार्य दिवस के दिन उसको रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अमावस्या के दिन ही जो है ये बैठक जो होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान आरटीई नियम 21 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। आपको बताना है कि 21 के अंतर्गत क्या प्रावधान है ना। अनुच्छेद यानी नियम 21 के तहत क्या आता है इसके अंदर। वैसे वास्तविक रूप से इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में कहा जाता है कि एक कक्षा के अंदर, कक्षा पहले से 5वीं तक के अंदर जो शिक्षकों का अनुपात पहले से 5वीं तक क्या होगा, और वही अनुपात जो है 6वीं से 8वीं तक क्या होगा। तो हमें पता है कि पहले से 5वीं तक जो है वो आपके 1:30 है, वहीं पे जो है
छठी से आठवीं तक का जो अनुपात है वो कितना है, वो आप छठी से आठवीं तक का अनुपात आपका कितना हो जाता है, वो आपके 1:35 हो जाता है ना? शिक्षक छात्र अनुपात जो है, तो इसके अंदर जाएगा शिक्षकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में इसके अंदर कहा है। अगला देखेंगे, आरटीई के तहत प्रवेश की वास्तविक समय अवधि कितनी है ना? सॉरी, प्रवेश के लिए विस्तारित समय अवधि यानी कि एक्सटेंडेड जो डेट है, पीरियड है, वो कितना है? मान लीजिए कोई किसी बच्चे ने जो सत्र चालू होने पर एडमिशन नहीं लिया, तो अब आपको बताना है कि सत्र आगे बढ़ने पर वो कितने दिनों बाद भी जो एडमिशन ले सकता है। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर हमें पता है कि अप्रैल में सत्र चालू होता है और वो सितंबर 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप गिनेंगे तो कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने वहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई विद्यालय आरटीई के मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता वापस लेने की किस प्रक्रिया किस नियम की में वर्णित है ना? मुझे बताना है कि मान लीजिए कोई आरटीई का बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा है, वहाँ जाकर बच्चों से फीस ले रहा है ना? तो इस नियम के तहत आपको बताना है कि उसके अंदर अगर वो उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया जो है, उसके अंदर कौन से नियम के तहत आती है? बहुत ही अच्छा नियम है, किसके अंदर आती है? तो अधिनियम आपके नियम 15 के तहत ये आता है। ठीक है? अगला देखेंगे, विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का पदेन सदस्य सचिव, एक्स ऑफिस मेंबर, सेक्रेटरी कौन होता है? यानी कि जो पद की वजह से उसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो सभी को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन हो जाएगा इसके अंदर? विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रभारी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपके एसएमसी का जो है वो पदेन सदस्य सचिव वो होता है। ठीक है, देखिए राजस्थान आरटीई नियम के तहत शिक्षकों की शिकायत निवारण के लिए तंत्र का गठन किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? हाँ, के अंतर्गत किया जाता है? यानी अगर मान लीजिए कि शिक्षकों की शिकायतें अगर जो है उसका जो है किसके किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, शिकायतें जो हमारी है वो किस में आती है? आपके 8वें भाग के अंदर आती है और 8वें भाग के अंदर 2 अधिनियम आते हैं। आपके कौन-कौन से आते हैं? आपके 2 अधिनियम आते हैं। 24 और 25 अधिनियम जो है उसके अंतर्गत आते हैं और 24 और 25 अधिनियम के अंतर्गत जो है हम देखेंगे इसमें से कौन सा हमारा 17 के अंदर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए 17 के अंदर क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, चॉइस जो हो जाएगा कि इसके अंदर 25 जो है वो तो विवाह से संबंधित है, वो आगे प्रश्न में आएगा आपको के लिए। तो देखिए हो जाएगा आपकी इसके अंदर कि नियम चॉइस के अंदर शिकायतों के निवारण के अंदर तंत्र का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हाँ, बालकों या माता-पिता की शिकायतों के निवारण का प्रावधान किस नियम के अंदर है? चॉइस के अंदर तो है, शिक्षकों से संबंधित है और उसी के साथ में आप 25 के अंदर किसका हो जाएगा? आपके जो शिकायत का निवारण जो है आपके वो जब बालकों और माता-पिता की शिकायतों का जो है उसके अंदर वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस नियम के तहत होता है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस नियम के तहत होता है? जल्दी से बताइए, किसके अंदर हो जाएगा ये? हाँ। इसी के अंदर अगर हम भाग 9 पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि बाल अधिकारों का संरक्षण का नियम जो है वो भाग 9 के अंदर है। तो उसी के अंदर जो है अधिनियम आता है, उसके अंदर कौन-सा जाएगा? 28 जो है आपका अधिनियम 28 है उसके अंदर हो जाएगा, जिसके अंदर राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कृतियों के संबंध में बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सचिव, मुख्यमंत्री, निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा मंत्री, प्रभारी मंत्री, है ना? तो कौन हो जाएगा इसके अंदर? जो शिक्षा मंत्री होता है हमारा वो क्या होता है इसका? राज्य के प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी मंत्री और उनके पदेन जो है वो अध्यक्ष होते हैं। अगला देखेंगे, आरटीई 2011 राजस्थान के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों की दूरी बालक की निवास से कितनी होनी चाहिए? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि बालक अगर जो है कहीं रह रहा है तो उसके अंदर वो कितनी दूर तक रह सकता है, कितनी दूरी तक उसको रह सकता है, इसके लिए आपको बताना है कि इसके अंदर क्या उत्तर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर हमें पता है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर है, जबकि जो है पैदल दूरी और उसके बाद में जो है अगर 6 से 8 की बात करें तो वो 2 किलोमीटर की दूरी जो वहाँ पे आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय की मानक दूरी कितनी है? तभी हमने बात की थी 2 किलोमीटर इसके अंदर जो मानक दूरी आपके वो है। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों के लिए कोरम सदस्यों का कितना होना चाहिए? यानी गण पूर्ति जो है कोरम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको याद रखना है 1/3 यानी कि 16 सदस्य कुल एसएमसी के अंदर होते हैं। 16 सदस्यों में से 1/3 लोग अगर वहाँ जाए यानी 6 सदस्य वहाँ पे अगर उपस्थित होते हैं तो कोरम पूर्ण हो जाता है। 6 सदस्यों के अंदर भी 3 महिलाएं होनी आवश्यक है। अगर 3 महिलाएं उपस्थित नहीं है, 5 पुरुष और 1 महिला तो भी कोरम पास नहीं होता है। कोरम पास होने के लिए
50% महिलाएं कोरम की और उसी के साथ में 1/3 सदस्य वहां पे उपस्थित होना जरूरी है, यानी कि 6 सदस्य। अगर भिन्न में पूछे तो 1/3 परसेंट में पूछेगा 33% इसके अंदर उत्तर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान आरटी नियमों के तहत अलाभित अलाभित समूह को में कौन शामिल है? आरटी नियम के तहत अलाभित के अंदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप के अंदर कौन शामिल है? आपको बताना निःशक्त बालक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक, अनाथ और एचआईवी प्रभावी बालक या उपरोक्त सभी। तो हमें बताया कि ये तीनों श्रेणी जो है उसके अंदर आती है, तो आपको इस उपरोक्त से आपका उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति किस आधार पर की जाती है? यानी कि अगर आपका प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल के अंदर आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जो आरटीई के तहत बच्चे हैं, उनके अंदर सरकार जो आपको फीस जो देती है, वो उसकी प्रतिपूर्ति किस आधार पर करती है ना? यानी किस आधार पर आपको जो है वापस से फीस रिफंड होकर के आती है। तो इसके अंदर 2 नियम है कि 2 सीमाएँ हैं। एक तो है कि वास्तविक फीस कितनी है, मान लीजिए आपके स्कूल की वास्तविक फीस कितनी है, उसी के साथ में क्या है कि और अगर जो राज्य द्वारा जो निर्धारित फीस है वो कितनी है। दोनों में से जो कम होगा दोनों में से जो कम होगा, उसको वहाँ पे लागू किया जाएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा आपके इसके अंदर वार्षिक फीस है राज्य की बालक की वह दर जो भी कम हो उनमें से जो होगा उसको वो लागू करके दे देंगे। कम वाला जो उसको दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखेंगे हम आप अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अगर आप लोगों ने हमने आधी क्विज सोल्व कर ली यहाँ तक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों से इसको जरूर से शेयर करें और जो भी लोग आपके घर परिवार के अंदर नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लास से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास का जो है फायदा मिल सके, है ना? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आरटी नियम 2011 के अनुसार प्राथमिक स्तर कि कक्षा 1 से 5 पर प्रति शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? आपको बताना है कक्षा 1 से 5 तक जो है न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कितने दिन जो है साल में स्कूल चलना चाहिए। 365 दिन में से एक सत्र में कितने दिन स्कूल चलना चाहिए, आपको बताना है किसके अनुसार? कक्षा 1 से 5 के लिए बताना है। 2 तरह के यहाँ पे नियम है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए अलग है और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए वो नियम अलग है। तो हमें पता है क्या हो जाएगा इसके अंदर आपके 200 कार्य दिवस जो इसके अंदर हो जाएंगे। 220 पूछा जाए तो आपके कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए निर्धारित है। देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम कितने घंटे है, जिसमें हमने बात कर लिया। आपको घंटे पूछा है, आपको दिन नहीं पूछा है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, ड्रीम सक्सेस बिल्कुल 200 आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। जल्दी से आप अगला प्रश्न देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? घंटे बताने आपको कितने घंटे निर्धारित है इसके अंदर? कितने घंटे निर्धारित है? 800, 900, 1200 और 1000 घंटे निर्धारित। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6 से 8 तक के लिए बात की थी, कितने घंटे हो जाते हैं इसके अंदर? हाँ, 5 से 12 क्योंकि हम लोग प्राथमिक कक्षा के अंदर 1 से 8 हाँ, बिल्कुल कितना हो जाएँगे? आपके कक्षा 6 से 12 के लिए 6 से 8 के लिए बात की 800 घंटे तो कक्षा 1 से लेकर के आपके जो है 8 तक के 1 से लेकर के 5 तक के लिए 800 घंटे होते हैं और कक्षा जो है 6 से लेकर के 8 तक के लिए कितने होते हैं? 1000 घंटे निर्धारित होते हैं। आगे देखेंगे शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए शिक्षक के लिए जो है कितने कार्य घंटे जो है वो निर्धारित है? हाँ, जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइए, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे जो कितने निर्धारित हैं? कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, आराम से मैं 20 सेकंड का टाइम आपको दूँगा, जब आप कमेंट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 45 घंटे, बिल्कुल सही जवाब आपका 45 घंटे जो है निर्धारित है। आरटी के अनुसार शिक्षक के लिए 45 घंटे सप्ताह के अंदर ये शैक्षणिक और उसकी तैयारी दोनों को मिलाकर 45 घंटे। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे होने पर क्या प्रावधान? अगर किसी 1 से लेकर 5 तक के स्कूल के अंदर अगर 150 बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रावधान है? ठीक है, जल्दी से बताइए वहाँ केवल 6 शिक्षक होंगे, 4 शिक्षक, 1 प्राध्यापक, 7 शिक्षक होंगे या 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा वहाँ पे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसको शेयर करें और ज़रूर से एक बार अपना नाम बताएँ ताकि मैं आपका नाम जान पाऊँ। तो इसके अंदर हो जाएगा बिल्कुल आपका आंसर 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक। 1 प्रधानाध्यापक जो होगा वो पूर्णकालिक होगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से केवल एचएम का काम ही करेगा, हेडमास्टर का काम ही करेगा, वो बाकी जो काम जो है नहीं करेगा। अगर उसी के अंदर अगर संख्या कम होती है हाँ, क्या हो जाता है? देखिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आरटीई के तहत किस कक्षा तक किसी भी बालक को फेल अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है? मूल नियम के अनुसार बताना है।
आपको ये ध्यान रखना है कि 2019 के अंदर इसके अंदर संशोधन होकर के वहाँ पे कि नो डिटेंशन यानी कि फेल नहीं करने वाले के अंदर उन्होंने कहा है कि आप बच्चे को फेल कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको बताना है कि मूल के अंदर क्या बताया है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, कक्षा 8 में उसको आप फेल कर सकते हैं। है ना? वहाँ तक न्यूट्रल नहीं किया जा सकता। लेकिन 2019 के अंदर इसके अंदर जो क्या अमेंडमेंट हो गया है, तो एक चेंज हो गया है, इसके अंदर अब जो है उसको फेल किया जा सकता है। ठीक है? लेकिन राजस्थान के अंदर जो है वो हम जो 2011 अधिनियम पढ़ते हैं, उसके अंदर अभी भी ये कहा है कि आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखेंगे, राजस्थान पाठ्य के नियमों के प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि हम जब प्रारंभिक शिक्षा पढ़ते हैं कि बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा जब मुफ्त दे रहे हैं, उस प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? किस कक्षा के लिए हम प्रारंभिक शिक्षा वर्ड यूज़ करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएँ। हाँ, और एक बार आप जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लाइक कर दें ताकि जो आपके दोस्त वगैरह तक भी एक वीडियो पहुँच सके और आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन तक भी इनको शेयर करें और हर दिन हम जो क्लास लेते हैं उसमें आप ज़रूर से आप जॉइन करें ताकि आप जो है अपनी तैयारी को जान सकें। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपकी कक्षा 8 से लेकर के 8 तक पूर्ण प्रारंभिक जो है इसके अंदर हम नहीं जोड़ते हैं। आधा प्रारंभिक शिक्षा के अंदर हम क्या जोड़ते हैं कक्षा 1 से लेकर के आपके 8 तक की कक्षाओं को हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियम 22 के अनुसार शैक्षणिक प्राधिकारी किसे घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शैक्षणिक प्राधिकारी का मतलब होता है आपके एकेडमिक अथॉरिटी कौन है? कौन है जो आरटीई राजस्थान के अंदर जो सारे नियमों को उन सब चीज़ों को जो है वो करती है। हाँ, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या आंसर होगा आपके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर डाइट शिक्षक निदेशालय बीकानेर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इनमें से कौन-सा उत्तर होगा? तो हमें पता है इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके आरएससीईआरटी उदयपुर जो है आप ये करता है, ये करता है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रारंभिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक अधिकारी पदाधिकारी जो माना जाता है ना? ये जो एजेंसी है वो क्या करती है? इनको निर्धारित करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका आंसर आगे देखिए। प्रवेश के समय बालकों के कैपिटेशन फीस लेने पर क्या दंड है? हाँ, कैपिटेशन फीस का मतलब होता है कि अगर बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं और उसके साथ में आप लोगों ने उससे फीस ले ली, तो आपको बताना है कि अगर इस तरह के आप काम करते हैं, तो उस समय आपके लिए क्या जो है वो दंड होगा। हाँ, बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल सही कहा आपने कि 10 टाइम्स जो है वो आपसे ज़्यादा फीस ले जाएगी, लेकिन फीस का 10 गुना जो है वो जुर्माना लगेगा। आगे देखिए बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल को चलाने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना हो सकता है? 1 लाख रुपए तो आपको पहले देने पड़ेंगे, है ना? कि आपकी मान्यता रद्द हो गई फिर भी आप स्कूल चला रहे हैं। उसके बाद में अगर आप हर दिन स्कूल चलाते हैं, मान लीजिए 20 दिन स्कूल चलाते हैं, तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपको जो है वो चार्ज लगेगा और आपको बताना है कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसके अंदर चार्ज लगता है। माने कितने रुपए जो उसके अंदर पेनल्टी लगती है, सॉरी चार्ज नहीं पेनल्टी बोलेंगे इसको, पेनल्टी लगती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको कितनी हो जाएगी इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर जवाब दीजिए जल्दी से और एक बार से जरूर से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें क्या हो जाएगा इससे हमें पता है इसके अंदर जो है 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है ना माने तो बिना अगर स्कूल चलाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 1 लाख रुपए किस्त के देने के बाद भी क्या होगा जितने दिन आपने ज्यादा स्कूल चलाई है उस हिसाब से आपको जो है 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। हाँ इसके अंदर आपको 10,000 रुपए बिल्कुल अभी से याद कर लें 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा 10,000 रुपए का प्रतिदिन का देना पड़ेगा और उसी के साथ में जो है आपको 1 लाख रुपए तो पहले ही देना पड़ेगा अगर आपके पास मान्यता नहीं है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है ना? कि कौन-सा जो है नियम है, कौन-सी जो चीज़ है जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि बालक को किस कक्षा के अंदर एडमिशन मिलेगा और उसकी वो आयु निर्धारण करने के लिए हम किस प्रकार के प्रपत्र को यूज़ करते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएँ 35 के अंदर, तो हमें पता है इसके अंदर क्या है, आपके अस्पताल या आपके जो है एएनएम रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी कार्ड या माता-पिता का शपथ पत्र जो होगा, जन्म प्रमाण पत्र जो है केवल जन्म प्रमाण पत्र, केवल आधार कार्ड को हम नहीं मान सकते। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सी हमारा जो डिटेल है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास में है, तो उसके अंदर आप जो है अगर कुछ भी नहीं है तो आप जो है वो वहाँ के जो सरपंच होते हैं, अगर वो भी लिख कर दे देते हैं तो उसको भी मान लेते हैं। जो बच्चों के लिए आधार कार्ड नहीं बनते, जिनका पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके लिए जो नियम है अगर आप स्कूल में अगर इंटर्नशिप करें तब इस तरह की जानकारी ज़रूर लें, अगर आपने की है तो आपको जानकारी होगी। आगे देखेंगे राजस्थान आरटीई नियम 2011 का अंतिम नियम किससे संबंधित है? जो 29वां नियम है उसका आरटीई का वो किससे है? कमेंट करके बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी हमेशा अगर ओनली आ जाता है, इसका कारण ये है कि लाइफ में या जीवन के अंदर
किसी भी चीज को पूर्ण होने में केवल का कोई योगदान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति एक चीज से ओनली थिंग से जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं हमेशा नेगेटिव होते हैं। वो साइकोलॉजी में टीचिंग मेथड के अंदर और ऐसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके 29 के अंदर क्या है आपकी आपका देखिए निरसन और आपके व्यावृत्ति जो होती है यानी कि आपके उनके बारे में यानी कि अगर रिप्लेस हो जाए मान लें कोई नियम में चेंज आ गया है ना इसका जो वास्तव में इसका जो अभिलेख के अंदर जो अ, बताया गया है कि जिसके अंदर इस नियम के अंदर जो इसकी वर्णन किया जाता है तो ये किसके अंदर आता है हमारे प्रकरण के अंदर आता है और जिसके अंदर नाम लिखा होता है शंकाओं का निवारण यानी कि अगर कोई नियम चेंज हो गया है नया नियम आ गया है तो उस नए नियम आने पर जो है वो किस तरह से वो लागू होगा उसके बारे में किसमें बताया जाता है आपके अनुच्छेद 29 के अंदर बताया जाता है ये अंतिम अनुच्छेद है क्योंकि हमारे 10 भाग और अंतिम अनुच्छेद है। हाँ, आगे अगला प्रश्न देखेंगे एक शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता के सिवाय यानी कि ये जो काम है इनमें से किसके सिवाय जो उसको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है आपको बताना है कौन से 3 गैर शैक्षणिक कार्य है जिनमें शिक्षक की ड्यूटी लगाई जा सकती है टीचर ड्यूटी लगाई जा सकती है। जल्दी से कमेंट कर बताइए सी नहीं होगा बिल्कुल सही है उसके अंदर है ना आप जो इसके अंदर आपने पीछे आपने कह रहे सी होगा उसमें सी नहीं होगा। पाठ्यक्रम जो होगा पाठ्यक्रम तो आपकी उससे पहले वाले के अंदर ही हो जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए जो पाठ्यक्रम पूर्ण कराने वाले जो आपके भाग आते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ भाग कौन से में आता है। पाठ्यक्रम जो है वो तो भाग 7 में आते हैं और प्रकरण जो आते हैं वो भाग 10 में आते हैं है ना। तो जो 22 और 23 अनुच्छेद है वो आते हैं आपके किसके अंदर आते हैं वो आपके भाग इसके अंदर पाठ्यक्रम में आते हैं 22 और 23 अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23 है ना। अनुच्छेद 29 जो अंतिम अनुच्छेद है वो किसमें आएगा आपके वो इसी के अंतर्गत आएगा बिल्कुल सही है। हाँ निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल। हाँ सेल्फी भी कहा आपने प्रोक्स भी बिल्कुल सही है आपका। हाँ देखिए शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाता इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके जो है उपरोक्त सभी जो है आपके जो हो जाएगा आरटी अधिनियम शिक्षकों को इन 3 विशिष्ट राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर नहीं लगाया जाता। जनगणना चुनाव संबंधी कार्य और आपदा प्रबंधन का कार्य। आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर कितना होना चाहिए। हाँ जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ कितना हो जाएगा। अभी जो आप धारा कमेंट करें धारा नहीं होते हैं आरटी 2011 के अंदर नियम होते हैं है ना। आप जो है आरटी 2009 के तहत पढ़ रहे हैं ये 2011 के तहत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान अनिवार्य हम बाल शिक्षा का नियम पढ़ रहे हैं हम राजस्थान अधिनियम नहीं पढ़ रहे 2009 नहीं पढ़ रहे 2011 पढ़ रहे हैं ना। आप 2009 के अनुसार कमेंट कर रहे हैं इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो है ना। ड्रीम सक्सेस बिल्कुल एक बार आप करेक्ट कर ले हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर जो है नियम उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। अधिनियम हम नहीं पढ़ रहे अधिनियम के अंदर धाराएं आती है नियम के अंदर नियम चलते हैं। तो कितना हो जाएगा। हाँ एस के आपने ए कहा है बिल्कुल नहीं एक कैसे होगा नहीं। आरटी के अनुसार छात्र अनुपात कितना होता है आपको बताना शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है ये तो 25 तो होता ही नहीं कहीं पे भी नहीं होता दो होते हैं एक तो होता है 1:30 और 1:35। 1:30 होता है आपके 1 से लेकर 5 तक के स्कूल के अंदर और 1:35 होता है 6 से लेकर 8 तक के स्कूल के अंदर। तो क्या हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर जो है 1:30 का जो अनुपात है 25 का तो हम कहीं पे वर्णन पढ़ते ही नहीं है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है कक्षा 6 से लेकर 8 तक का कितना होता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ एसके बिल्कुल सही है। एक बार आप अपना नाम कमेंट करें मुझे प्लीज ताकि मुझे इजी रहे आप लोगों का नाम पढ़ने के लिए। हाँ ड्रीम सक्सेस एसके एक बार आप अपना नाम लिखें। हाँ मेरे लिए थोड़ा सा जो आपके प्रोफाइल नेम है उनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है आप लोग अपने नाम बताएं ताकि हमेशा के लिए मुझे याद रहे और मैं आपके नाम पढ़ सकूं। जल्दी से बताइए प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है। ओके ओके आपके सिल्की और कल्पना कल्पना जी आपने 37 में बी कहा जल्दी से आप एक बार 39 क्वेश्चन में आ जाइए कल्पना जी। हाँ दक्ष ओके ओके दक्ष जल्दी से कमेंट करके बताइए 39 के अंदर क्या होगा आपका। हाँ दक्ष सिल्की जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके जो क्या हो जाएगा इसके अंदर जल्दी से। कुछ प्राथमिक स्तर पर जो है जो कितना अनुपात हो जाएगा आपकी अभी हमने बात की थी कितना हो जाएगा 1:35 इसके अंदर हो जाएगा बिल्कुल हाँ।
दक्ष बिल्कुल सही है आपका, 1:35 इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कक्षा 6 से 8 तक कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक निम्न में से किस विषय का होना चाहिए? है ना? आपको बताना 6 से 8 तक के अंदर जो हम आप लोग अगर रेट बढ़ते फिर से कि अगर आपने हाँ, सिल्की बिल्कुल सही है आपका। हाँ, बिल्कुल। देखिए अगले देखेंगे कि अगर आप बढ़ते ना 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, लैंग्वेज, एसएसटी और साइंस। यानी 3 तरह के टीचर भर्ती किए जाते हैं। एक लैंग्वेज का टीचर भर्ती किया जाता है, एक एसएसटी का टीचर भर्ती किया जाता है और एक जो टीचर होता है वो किसका भर्ती किया जाता है? साइंस और मैथ का टीचर। यानी 3 तरह के टीचर होते हैं। कौन-कौन से? भाषा का, विज्ञान गणित का और सामाजिक विज्ञान का। तो इसके अंदर जो है ऑल बिल्कुल, दक्ष का भी सही है, सिल्की आपका भी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे आरटीई के तहत बालक की परिभाषा किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए आती है ना? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर तो बालक किसी और को कहते हैं, लेकिन आपको बताना है आरटीई की परिभाषाएं जो पढ़ते हैं अनुच्छेद सॉरी नियम 1 के 2 के तहत, है ना? नियम 2 के अंदर जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन-कौन से परिभाषा दे रखी है उसके अंदर सारी कि बालक किसको आएँगे, प्रारंभिक शिक्षा किसको आएँगे, तो किसको बोलते हैं बिल्कुल हाँ, सिल्की 6 से लेकर के 14 जो बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल कितना हो जाएगा आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो हम क्या कहते हैं बालक की परिभाषा के अंदर आता है। आगे देखेंगे एसएमसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो योजना बनाते हैं उसका कार्यकाल तो 3 वर्ष का होता है, लेकिन आपको बताना है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए वो इलेक्टेड किए जाते हैं, वो लोग जो होता है वो कमेटी बनती है, किसने कितने समय 38 के अंदर आपने हाँ, कल्पना जी 38 में डी कहा है आपने। दक्ष 2 ईयर बिल्कुल सही है दक्ष। 2 ईयर हो जाएगा आपके लिए इसके अंदर। देखिए कितना हो जाएगा आपके 2 ईयर जी बिल्कुल सही है आपका। आरटी के नियम के अंदर एसएमसी के अंदर जो है कितना हो जाएगा 2 ईयर इसके अंदर हो जाएगा। यदि कोई बच्चा 9 साल का है और अभी स्कूल नहीं गया तो आरटी के तहत उसे किस कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा? मैं सभी का जो है हाँ, सदस्य का 2 ईयर के लिए हो जाएगा। जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट करके बताएँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होगा? बिल्कुल, आप जब तक आप लोग कमेंट करेंगे तब तक मैं इसका वेट करूँगा। और अगर आप लोगों ने एक बार इस क्लास को आप सेल्फ की बिल्कुल एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हर दिन जो आपके साथ क्लास देखते हैं वो लोग भी वापस से क्लास में जुड़ सके। हमारे इस क्लास के लास्ट 7 प्रश्न और बचे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएँ, यदि कोई बच्चा 9 साल का है और अभी तक स्कूल नहीं गया है तो आरटीई के तहत उसे किस कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन-सी कक्षा के अंदर उसको हम एडमिशन देंगे? देखिए, आपको ध्यान रखना 6 से लेके 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में, 14 वर्ष का बच्चा 8वीं क्लास के अंदर आता है ना? तो इसलिए 6 से लेकर 8 तक का हो गया, है ना? तो आपको देखना है 6 से आगे गिनना है, कितने साल का था 6, 7, 8, 9 तो कितने से हो जाएगा? चौथी कक्षा के अंदर यानी 4th स्टैंडर्ड के अंदर हम उसको जो है एडमिशन देंगे। कौन सी कक्षा आ जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल सिल्की सही है आपका। कक्षा 4 के अंदर हम उसको जो है एडमिशन देंगे। कक्षा 6 एक जैसे 6 साल का बच्चा कक्षा 1 के अंदर, है ना? उसके साथ में आगे काउंट करते जाएँगे और 18 साल का बच्चा जो है सॉरी 14 साल का बच्चा 8वीं क्लास में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आरटीई में क्या के तहत क्या प्रावधान है? नेक्स्ट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरटीई में क्या प्रावधान है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा-सा डिटेल प्रश्न है। डी आपने कहा बिल्कुल सही है, जैसे मुख्य धारा में स्कूलों में समावेशी शिक्षा दी जाए, बिल्कुल, है ना? और इनके लिए एक और प्रावधान होता है कि ये बच्चे जो होते हैं, ये 6 से लेकर के 14 वर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर विशेष बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है वो 2 साल एक्सटेंशन मिल जाता है और वो बच्चा 16 साल तक होकर के वो 8वीं क्लास तक पढ़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है विशेष बच्चों को। आगे देखिए राजस्थान आरटी नियम 2011 में किस केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाया गया? आपको बताना है कि कौन-सा जो आपका अधिनियम है, उसके तहत इस नियम को बनाया गया। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, जल्दी-जल्दी कमेंट करिए, कौन सा आ जाएगा? हाँ, तो जो है डी आपने कहा आरटी 2009 बिल्कुल सही है। आरटी 2009 के तहत जो है इसके अंदर जो है, इस नियम के अंदर केंद्र निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हमने इसको बनाया है। बिल्कुल कल्पना जी, आप कौन से प्रश्न में आए हैं? एक बार थोड़ा-सा क्लास को आगे की तरफ बढ़ाइए, ताकि आप हम लोगों के साथ हो सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद कुल पदों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? यानी कि स्कूल के अंदर जो पद खाली है, उनमें से कम से कितने से ज़्यादा पद खाली नहीं हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, केवल बड़े स्कूलों के लिए ही ये लागू होता है। बिल्कुल, लक्ष्य 2009 बिल्कुल सही है आपका। अगला देखेंगे विद्यालय के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों के कितने खाली नहीं हो सकते? हाँ, बिल्कुल 10% आपका सही है। 10% से ज़्यादा पद जो खाली नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पद खाली है, तो फिर वहाँ पे जो है रिक्त उनको भरा जाना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के तो बहुत बड़े स्कूल होंगे, जहाँ पे 10 से ज़्यादा टीचर होंगे, तब जाकर 1 पद खाली रह सकता है। उससे कम अगर है, तो वहाँ पर कम होगा।
और आपके 300 बच्चे जब होंगे तब जाके वहाँ पे 10 टीचर वहाँ पे आते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने घंटे काम निर्धारित है? आपको बताना प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने घंटे यानी कि जो है वो कार्य निर्धारित है। लक्ष्य जल्दी से आप इसमें कमेंट करके बताइए इस वाले में क्या होगा? बिल्कुल, अब आपका बिल्कुल सही है ना? कितना हो जाएगा आपका 800 जो घंटे इसके अंदर बिल्कुल सही है। 800 घंटे बिल्कुल सही है। सिल्की बिल्कुल सही है आपका और आपका भी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे प्राइवेट ट्यूशन के बारे में आरटी का क्या रुझान है? क्या रुख है? आपको बताना है कि आरटी के बारे में जो है वो ट्यूशन के बारे में प्राइवेट ट्यूशन के बारे में आरटी क्या कहता है? केवल स्कूल के बाद अनुमति है, अनुमान है, अनुमति है या फिर प्रधानाध्यापक की अनुमति से कर सकते हैं या धारा 28 के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? बिल्कुल, डी आपने कहा है और बिल्कुल सही जवाब आपका सिल्क सी है आपका आरटी अधिनियम जो शिक्षकों में प्राइवेट ट्यूशन के लिए पूरे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। आप देखिए आरटीई के तहत विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे में कौन-सा प्रमाण पत्र माँगना वर्जित है, जिससे न होने पर प्रवेश रोका जा सकता है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑल हाँ, बिल्कुल। आप इनमें से कोई भी अगर नहीं है, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, तो सरपंच से लिखवा के लेके आ जाएगा या किसी से लिख कर के आ जाएगा, टीचर अपने फिर अगर कुछ भी वो उपलब्ध नहीं है, आपको एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। आप एक पढ़ने आए हुए बच्चे को मना नहीं कर सकते, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ऑल जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में आरटी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च निगरानी संस्थान कौन-सा है? कौन जो है सबसे एपेक जो एजेंसी है जिसके ऊपर आपके लिए हैशटैग 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इसलिए। नंबर ऑफ कमेंट जो होता है, उस वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो है वो कमेंट किस नंबर पे चल रहा है, ये रैंकिंग बताता है आपके कमेंट की। हाँ, हाँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन-सा हो जाएगा आपका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बाल शिक्षा कौन-सा आपने बी कमेंट करा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य बाल शिक्षा अधिकार आयोग जो है, आरएससी, पीसीआर जो है इसके लिए क्या है, जो आपके निगरानी के लिए है ना? निगरानी के लिए आपको जो हो जाएगा प्रेम जी भी आपका बिल्कुल सही है। हाँ, प्रेम सॉरी परम सॉरी सॉरी माय मिस्टेक परम बिल्कुल सही है आपका माय मिस्टेक देखिए तो इसके अंदर साथ ही हमने जो है आज की क्विज के अंदर एक बार आप वापस देखेंगे तो हमने पूरे पूरे प्रश्न कर लिए आपके और इसी के साथ आपकी जो ये क्विज यहाँ पे खत्म होती है और इसी के साथ हम लोगों ने अभी तक जो है और इसी के साथ हम लोगों ने आज जो है हमारे शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो संबंधित सारे प्रश्न थे उनको हल कर लिया है और हम लोग इसी तरह 3 पॉइंट पूरे कर चुके हैं। हम लोग राजनीतिक, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का ज्योग्राफी और उसी के साथ में हम लोग जो शैक्षिक उद्देश्य के ये 3 जो 4 पॉइंट हमारे इसके अंदर मुख्य आते हैं, उनको करें। एक टॉपिक और बच रहा है जिसके अंदर जो प्रमुख संस्थाएँ हैं वो वाला, तो हम वो कल लेके आएँगे दिन के समय। अगर आप लोग हर दिन क्लास के अंदर शाम के समय अगर क्लास को जॉइन नहीं करते हैं, तो ज़रूर से क्लास को जॉइन करना स्टार्ट करें। हर दिन हम शाम के समय भी जो 8 बजे जो है हाँ, क्लास को जो है लेके आते हैं और उसके अंदर भी आप क्लास को जॉइन करके बिल्कुल अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में सभी के साथ शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। जी, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू दक्ष, आपको क्लास अच्छी लगी? हाँ, चलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी कहें कि वो सभी लोग हर दिन क्लास के अंदर प्रेज़ेंट रहे और काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत ही कम समय हमारे पास में हाँ। पर हम टाइम जो है दिन की क्लास का 1 या 2 बजे के बीच में रहता है और शाम की जो क्लास होती है, वो जो हमारी 8 बजे क्लास जो हमारी होती है, 9 बजे लेते थे हम लोग लेकिन उसका सर्दी की वजह से हमने टाइम जो है 8 बजे कर दिया। आज ही हम शाम को जो है थोड़ा कहेंगे, तो आप एक बार बताएँ कि अगर आप समय को लेकर के कुछ है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कल्पना जी, सिल्की, परम, दक्ष आप सभी ज़रूर से शाम वाली क्लास के अंदर भी जॉइन करें, बहुत ही अच्छी क्लास होती है शाम वाली क्लास भी। चलिए, तो आप लोगों से मिलते हैं शाम वाली क्लास के अंदर। आप चैनल के ऊपर जाकर के आप शेड्यूल देख सकते हैं कि कौन से आगे आने वाली क्लास जो है, मैं भी शेड्यूल करके उसके अंदर क्लास कर दें। क्योंकि नया सेशन चालू करने वाले हैं हम लोग, तो वो थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा करें, कि हम लोग टीचिंग मेथड करें, साइकोलॉजी करें या राजस्थान जीके को कंटिन्यू करें, तो वो थोड़ा-सा डाउटफुल चल रहा है। जैसे वो क्लियर होता है, तो हम ज़रूर से उसके लिए हम आगे वो डिसाइड करने के बाद में उसको चालू करेंगे। अगर आप लोग कोई स्पेशल सब्जेक्ट चाहते हैं, तो ज़रूर से कमेंट करें, हम पूरा ट्राई ट्राई करेंगे कि अगर वो सूटेबल होता है और होता है, तो हम उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं।
हाँ, चलिए एक बार बताओ हम कौन सा सब्जेक्ट चालू करना चाहिए? पर हम दक्ष सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि हमें शाम को जो हमारी क्विज़ जहाँ पे हम लोगों ने ज्योग्राफी तो पूरी कर ली है ना? कल्चर और हम वो नहीं पढ़ाएँगे, कल्चर को और जो है हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कुछ अलग अप्रोच हम नई अप्रोच बनाने वाले हैं और उस हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स फॉर रीट मेंस अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक्स जो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर है क्या ये? रीट लेवल 1 के अंदर आता है क्या इंडियन इकोनॉमिक्स? अगर आता है तो बिल्कुल ज़रूर से मैं इसके ऊपर क्लास बनाने की ट्राई करूँगा और 1 2 या 2 दिन के अंदर हम उस क्लास को बना करके अगर शेड्यूल में बैठता है तो बिल्कुल ज़रूर से स्टार्ट कर देंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स का अगर टॉपिक हमारे सिलेबस में है हाँ, अच्छा 2 में है तब तो हम लोग उसको नहीं ले पाएँगे सॉरी फॉर दैट कि अगर होगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि जब मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा-सा L1 का पूरा कोर्स करने के बाद में तो बिल्कुल ऑन योर डिमांड वी विल ट्राई टू मेक दिस क्लास ओके? तो हम ट्राई करेंगे कि क्लास बन जाए आप लोगों के लिए। और अगर नहीं भी बन पाती तो मैं आप लोगों के लिए क्विज़ बना दूँगा ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर लें। हम यूट्यूब पे क्लास नहीं लें, तो आप जो है एप्लीकेशन पे जाकर क्लास लेना, डायरेक्ट ही आप क्विज़ कर लेना। मुझे आप केवल टॉपिक मैसेज कर दें एप्लीकेशन में जाकर